नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हैरान कर देने वाला, अकल्पनीय और दुखद लेकिन सत्य। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक महिला के उत्पीड़न की। और उत्पीड़न से भी बड़ा मुद्दा जो है वो है उस महिला को अपने लिए, इंसाफ के लिए देश की तमाम संस्थाओं, तमाम न्यायालयों पर दर बदर भटकना पड़ रहा है। जी हाँ, एक मुद्दा जो हमने कई समय पहले उठाया था। देश के अंदर इस मुद्दे को अगर मेन स्ट्रीम में लाना है, आम जनता तक पहुंचाना है, तो आपसे रूबरू होना हमारा बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं एक महिला की। ये महिला अनिवासी भारतीय है, लंदन में रहने वाली भारतीय शैली। शैली जैसे कि हमने एक बदला हुआ नाम है। शैली के साथ बहुत बड़ी एक निंदनीय घटना हुई, जिसे लेकर चाहिए तो ये था कि हमारी तमाम संस्थाओं को कि उसको इंसाफ दिलाने के लिए उन संस्थाओं को खुद ब खुद आगे आना चाहिए था। लेकिन दुखद ये रहा कि उन संस्थाओं जिनका ये दायित्व बनता था, जिनके ऊपर उसे न्याय देने का पूरा हक था, उन संस्थाओं ने उसे न्याय देना तो दूर, उसके साथ चलना भी गवारा नहीं समझा। लेकिन इस महिला की हिम्मत को दाद देनी होगी कि उसने अपने लिए न्याय की लड़ाई खुद लड़नी जारी रखी। हालांकि मुद्दा भारतीय न्यायालय और लंदन यूके की अदालतों के बीच थोड़ा सा पेचीदा उलझ के रह गया, लेकिन इस महिला ने हार नहीं मानी। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मुद्दा क्या था। मामला कुछ ऐसा था कि वर्ष 2019 के अंदर जब इस महिला द्वारा एक दुष्कर्म के मामले में एक एफआईआर लॉन्च करवाई गई, जिस पर कार्रवाई हुई। एक लंबी प्रक्रिया के बाद जब ये मामला चला तो एक अन्य संपत्ति विवाद में, इस महिला का जो संपत्ति विवाद लंदन में चल रहा था, उस न्यायालय में इस केस का रेफरेंस दिया गया, जो नियम और कायदों के हिसाब से पूरी तरह से गलत था। क्योंकि कई भारतीय दंड संहिता के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर कई मामले ऐसे होते हैं जिसके अंदर ना तो शिकायतकर्ता का नाम लिया जाता है, ना ही जिस पर आरोप लगते हैं। लेकिन इन तमाम जो बुनियादी बातें थी, इनको धत्ता बताते हुए इस महिला के इस केस का रेफरेंस न केवल हिंदुस्तान में बल्कि लंदन में चल रहे न्यायालय में भी दिया गया, जिसे लेकर इस महिला ने एक बार फिर भारत की अदालतों में, भारत की पुलिस के अंदर कई अर्जियां दी, कई तमाम तरह के दावे पेश किए गए कि आखिर ये गलती भारतीय न्यायालयों से क्यों हुई और कहाँ हुई। इसी संदर्भ में जब ये मामला लंदन की कई तमाम जांच एजेंसियों में और लंदन के जब कई संसदीय प्रणाली के अंदर रहे हुए लोगों के तक पहुंची, तो उन्होंने भी माना कि शैली के साथ अन्याय हुआ है। इस अन्याय को यूके के लोगों ने तो माना भी और उसका साथ भी दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि भारत के अंदर जहां तमाम संस्थाएं, तमाम लोग महिला उत्पीड़न की बातें करते हैं और महिलाओं के साथ खड़े होने की बातें करते हैं, इस मामले में शैली बिल्कुल अकेली पड़ गई। गलती कहाँ हुई, किससे हुई थी चूक? जब ये बात पूरी तरह से रेफरेंस वाली बात आई तो शैली ने इसके लिए दिल्ली की सत्र न्यायालय, द्वारका की सत्र न्यायालय में अर्जी दी। उससे पहले शैली ने इसी बात की आपत्ति को लेकर दिल्ली पुलिस में भी अपनी एक शिकायत दर्ज कराई, जिसे तमाम तरह का रेफरेंस देकर इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। दिल्ली की सत्र न्यायालय, दिल्ली की जो द्वारका न्यायालय थी, उन्होंने भी शैली की इस अर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं की। और जो रेफरेंस था, जो बहुत बड़ा मुद्दा था कि आखिर ये पूरी एफआईआर लीक होकर लंदन तक कर कैसे पहुंची। एक बहुत बड़ा जो घटनाक्रम होता है कि इस जो रेफरेंस के लिए शैली ने द्वारका में एप्लीकेशन लगाई थी
कि आखिर उसकी एप्लीकेशन लीक कैसे हो गई। न्यायालय को चाहिए तो था कि इस महिला का साथ देती, लेकिन साथ देना तो दूर, न्यायालय ने शैली की अर्जी को खारिज कर दिया। और ना केवल खारिज किया बल्कि उसे को अपने जो ऑर्डर्स को, जो कोर्ट ऑर्डर था उस अर्जी को खारिज करने वाला, उसे ही अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया गया। यानी कि अन्याय के ऊपर एक और अन्याय। इस पूरे मुद्दे को लेकर शैली को लंदन की जांच एजेंसियों को भी लिखना पड़ा, यहाँ पर भी कोर्ट को भी दोबारा से इस मामले में पूरा हस्तक्षेप करना पड़ा। और इसी बीच में शैली की मुलाकात होती है भारत में महिला उत्पीड़न के लिए काम करने वाली एक संस्था सिल्वर लाइन फाउंडेशन। इस सिल्वर लाइन फाउंडेशन संस्था के जो संस्थापक हैं मिस्टर राम चौहान, वो अभी हमारे साथ में हैं। तो हम बात करते हैं उनसे और आपको मिलवाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में उन्होंने और उनकी संस्था ने कैसे शैली का साथ दिया और किन किन मुद्दों पर आगे जो शैली की लड़ाई चल रही है उसमें वो उसका सहयोग करेंगे। राम चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आप बताएंगे कि शैली के केस में अभी तक आपकी संस्था द्वारा किस तरीके से उनकी मदद की गई और आगे आपकी पूरी क्या क्या प्लानिंग है? जी बिल्कुल। देखिए, हमने इनके लिए जो शैली जब हमारे पास आई तो हमने इनके लिए वुमेन कमीशन, जो दिल्ली वुमेन कमीशन है, वहाँ पे भी हमने अप्लाई किया है, इनके लिए एप्लीकेशन दिया है। और नेशनल वुमेन कमीशन में भी हमने बात किया है, ह्यूमन राइट्स में भी हमने बात किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस लंदन में भी हमने इनको जो लिखा है वहाँ पे हमने, और उनसे हमने जवाब मांगा है कि इस तरीके के जो प्रॉब्लम हो रहा है कि क्यों हो रहा है। और इंडिया का जो वुमेन का जो जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, उसमें भी हमने लिखा है। तो अभी हम उनका वेट कर रहे हैं इसी चीज़ का, और आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। राम चौहान जी, हमने देखा है कि इस तरह के केसेस के अंदर विदेशों से तो मदद मिलती है जी। शैली के केस में भी ऐसा हुआ कि लंदन की कई संस्थाओं ने, लंदन के जैसे लॉ मिनिस्टर्स ने, उन्होंने भी उनका साथ दिया है। लेकिन भारत के अंदर भारतीय संस्थाएं इससे दूर रहती हैं। हमारा जो न्यायिक सिस्टम है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोलक सा रहता है। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हो, इसको इस केस से कैसे दूर रखा जाएगा? जी, मैं मानता हूँ कुछ संस्था ऐसी हैं जो कि इस तरह का नहीं होता, सपोर्ट नहीं करती हैं टाइम पे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस चीज़ को मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलता है, न्याय मिलता है, और हम न्याय दिलाने तक शैली के साथ खड़े हुए हैं। और भी काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, हमने उनको लिखा भी है, और जब इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनसे, हमें बात हो रही है उनसे, तो ज़रूर वो संस्थाएँ भी हमारे साथ आएंगी। तो ये थी शैली की पूरी दास्तान, और जिसे लेकर शैली आज अकेली नहीं है। कम से कम कुछ संस्थाएं भारत में भी उसके साथ हैं, कुछ लोग, कुछ मददगार लोग आज उसके साथ खड़े हैं। लेकिन बावजूद इन सब के शैली को लड़नी पड़ रही है अपने लिए इंसाफ की लंबी लड़ाई। और हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप भी इस पूरे मुद्दे पर शैली के साथ खड़े हों, शैली को न्याय दिलाने के लिए अपने आवाज़ को बुलंद करें। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।